इस नई स्टोरी का नाम है हियर फ्रॉम द स्टार्ट, जिसकी शुरुआत एक घोस्टली स्टोरी से होती है। सेफियर पैलेस में एक घोस्ट की अफवाह उड़ने लगी कि उस पैलेस में घोस्ट रहते हैं। सेफियर पैलेस में जहाँ की एम्परर रहता था, अजीब सी अफवाहें फैलने लगी और यह आगे बढ़ती ही रही। इस बारे में मेट्स भी बातें करती रहती है। ओ सुनो, क्या तुमने सुना है सेफियर पैलेस के बारे में? जिन लोगों ने उस भूत को देखा है उनकी गवाही बताई जा रही है और एक नई बात सामने आई है और उसके बारे में यह अफवाह बहुत ही ज्यादा दिलचस्प थी। वह कहते हैं कि पैलेस की सफाई करने के बाद में वह घोस्ट हमेशा की तरह गायब हो जाता है और सब जगह सफाई करके चला जाता है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वह और कोई नहीं बल्कि एक व्यक्ति ही थी जो कि पैलेस में ही काम करती थी। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि वह वास्तव में कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जो कि इंपीरियल पैलेस में साधारण नौकरानी की तरह काम करती थी और एक आम मेड थी। यह एक कहानी थी जो कि वेल ड्रेस्ड सेंट के बारे में थी, एक सुशिक्षित संत के बारे में। यह एक रोमांस नॉवेल थी जिसमें की मेन कैरेक्टर फेलिस थी जो कि एक सेंट थी और उसके प्रेम और दर्द को इसमें दर्शाया गया था। फेलिस आराम कर रही थी और उसके पास से गुजर रही एक नौकरानी को उसने बुलाया और कहा कि क्या आप मुझे पश्चिम हॉल में कैथेड्रल दिखाने के लिए ले जा सकती हैं? और मेड बाव करते हुए कहती है कि जी हाँ, मैं आपको ले चलूंगी। फेलिस उस नौकरानी के पीछे उस जगह की ओर जाती रहती है जहाँ पर उसे मेलानी ने मिलने के लिए वादा किया था और उसे वहाँ पर बुलाया था। मेलानी ने उसे वहाँ पर धोखा देने के लिए बुलाया था और वो स्माइल करते हुए कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा स्टूपिड और बेवकूफ हैं और मेरे बुलाने पर तुम ऐसे ही यहाँ पर आ गई। जितना कि मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा मूर्ख निकली। फेलिस यह देखकर शॉक हो जाती है और जैसे ही मेलानी ने यह सब कहा दरवाजे बंद हो जाते हैं। फेलिस वहाँ पर फंस जाती है और केवल मेलानी और उसकी गार्ड ही वहाँ पर होते हैं और वो उसे वहाँ से जाने नहीं देते। यह स्टोरी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और वह इसे अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन पाठकों में से एक पाठक ने इसमें कुछ अजीब सा ही महसूस किया और उस बारे में उसने इस पर कमेंट भी किए। उसने लिखा था कि मैंने सोचा था कि नौकरानी उसके साथ गई है लेकिन वह वहाँ पर थी ही नहीं, वह अचानक से ही अदृश्य हो गई। ओ ऐसा नहीं हो सकता, यह तो पागलपन है। मुझे लगता है कि लेखक ने उसके बारे में लिखना ही भूल गया या फिर किसी प्रकार से वह वहाँ से चली गई। इन कमेंट्स को पढ़ने वाली उनमें से हमारी एक मेन कैरेक्टर भी थी और वो लिखती है कि मुझे लगता है कि वह भी मेरी ही तरह अदृश्य है जो कि दिखाई नहीं देती है, जैसे कि मैं लोगों को दिखाई नहीं देती, वह मुझे अनदेखा करते हैं। लेकिन अचानक से ही सब कुछ बदल जाता है। जब वह उठती है तो किसी और ही जगह पर होती है और कोई और ही होती है। वह सोचती रहती है कि मैंने तो इस बारे में सिर्फ एक कमेंट लिखा था, लेकिन आखिर यह क्या हो गया? आखिर मैं अचानक से ही किसी और के शरीर में कैसे आ गई? क्या सच में यह उसी अदृश्य नौकरानी का शरीर है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ एक कमेंट की वजह से मेरी जिंदगी इस प्रकार से कैसे जा सकती है? पहले तो उसने इस बारे में सोचा था कि बेशक यह एक सपना होगा। वह अपने चेहरे को मिरर में देखती है और सोचती है कि नहीं, सच में यह कोई सपना ही होगा, मुझे सपने से बाहर निकलना होगा। वह वापस से जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है और काफी समय बीत जाता है। वह सोचती रहती है कि अगर मैं थोड़ी देर और सो जाऊं तो मैं अपने जीवन में वापस पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यह सिर्फ एक सपना ही है। मैं बस जागने ही वाली हूँ और अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगी। और इस तरह से 6 महीने बीत गए, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं। चलो बैक टू द स्टोरी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है और सोने के कारण उसकी आंखें भी सूज गई थी। और जिस कहानी में हमारी मेन कैरेक्टर होती है वह कहानी 1 साल पहले ही पूरी हो चुकी है और जो कि इस कहानी के मेन सहायक थे उनकी स्टोरी पहले ही पूरी हो चुकी है और वो खुशहाल जीवन बिताने के लिए चले गए हैं। इसीलिए सच्चाई यह थी कि वह जैसी है वैसी ही रहे और अपने काम को करती रहे, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी काम नहीं था जो कि उसे मेन कैरेक्टर के सहयोग के लिए करना पड़े। वह अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और सोचती रहती है कि तो अब मैं जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और सच्चाई यह भी थी कि उसने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे, इसीलिए शुरुआत में तो उसे उन्हें पहनने में काफी समय लगता था। लेकिन मेरे लिए उन कपड़ों को पहनना ही एक समस्या नहीं थी। मैंने उन्हें पहनने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और बाकी की नौकरानियां बात करती रहती है कि यदि आप सभी तैयार हो गई हैं तो चलो अब हमें चलना चाहिए। और वह उन्हें मदद के लिए भी नहीं कह पाई क्योंकि कोई भी उसे नोटिस नहीं करता था और यह सब उसकी आंतरिक भावना नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि वह अस्तित्व में है। वह सभी के लिए इनविजिबल थी। इस तरह से उसे एहसास हुआ कि वह एक अदृश्य नौकरानी बन गई है और कुछ समय तक तो उसे अपने नाम के बारे में भी नहीं पता था कि आखिर उसका नाम क्या है।
वह सोचती रहती है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जब मैं काम नहीं करती थी तब भी कोई भी मुझे नहीं ढूंढने आया। खैर, यह बिल्कुल भी नया नहीं है, इससे पहले भी मेरे साथ इसी प्रकार का बर्ताव किया जाता था मेरे पिछले जीवन में। वह कहते थे कि क्या सच में आप मेरी टीम में हो, और मैंने तो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना, क्या उसकी उपस्थिति के बारे में कोई जानता है? सभी उसके ऊपर हुक्म चलाते थे लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, कभी भी नहीं। वह सोचती रहती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, और वह अपने काम में लग जाती है। जल्द ही उसका काम भी खत्म हो जाता है और उसे देखकर वह सोचती है कि यह अच्छा लग रहा है, अब तो मैं इसे आंख बंद करके भी अच्छे से कर सकती हूँ। वह सोचती रहती है कि मुझे स्वयं पर गर्व है कि मैं इसे अब अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन अब काम खत्म हो गया है और इसीलिए मुझे सारे सामान को उठाकर वापस उसी स्थान पर रख देना चाहिए। और अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है और वह उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। वह कहती है कि ओ, आखिर यह क्या है? आखिर तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो? मारिया कहती है कि मैं तो शुरुआत से ही यहीं पर काम कर रही थी, और ग्रे हेयर लेडी कहती है कि ओ, मैं समझ गई, मुझे हर बार इस तरह से मत डराया करो। क्या आपने हॉलवे की सफाई कर दी है अच्छे से? मारिया कहती है कि हाँ, मैंने पूरा कर दिया है, और ग्रे हेयर लेडी कहती है कि यदि ऐसा है तो फिर रसोई में जाइए और दावत तैयार करने में सबकी मदद कीजिए। एम्बर और प्रिंस एलियार एक साथ में भोजन करेंगे, इसीलिए हमें अतिरिक्त तैयारी करने की जरूरत है। यह सुनकर मारिया स्माइल करते हुए कहती है कि यस मैडम, मैं अभी वहाँ पर चली जाती हूँ। और यह सुनकर मैडम कहती है कि ठीक है, अपना काम अच्छे से कीजिएगा, और वो वहाँ से चली जाती है। मैडम उसे जाते हुए देखकर सोचती रहती है कि वह अपने काम में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति के बारे में कोई भी नहीं जानता है। सभी उसे अनदेखा कर देते हैं और एक घोस्ट समझते हैं। लेकिन एक सेकंड रुको, आखिर उसका नाम क्या है? मुझे ढूंढने दो। वह अपनी लिस्ट में उसका नाम ढूंढती रहती है। ठीक है, उसका नाम मारिया है। मारिया में, और मुझे आश्चर्य है कि क्या कहीं वह श्रापित या और कुछ तो नहीं। लेकिन मैडम गहरी सांस लेते हुए सोचती है कि ओह, यह सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी प्यारी सी बच्ची आखिर कैसे श्रापित हो सकती है? यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है पर्पल हेयर और पर्पल आईज, जो कि मेन कैरेक्टर है कहानी का। उसका नाम एलियास है, जो कि लंकेलबर्ग का 5वां प्रिंस है, जिस पर की ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, और वह सबसे छोटा और आखिरी पुत्र था, इसीलिए उसके बारे में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन 2 साल बाद कुछ घटनाएं होने के कारण 5वें प्रिंस को एक ताज पहनाने के लिए क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया गया, क्योंकि किसी न किसी बीमारी के कारण फर्स्ट प्रिंस बीमार होकर मर गए और सेकंड प्रिंस की अचानक ही मृत्यु हो गई, और जो कि तीसरा प्रिंस था उसे देशद्रोह के रूप में दोषी ठहराया गया, और चौथे प्रिंस ने एक मठ में प्रवेश कर लिया, जिसके कारण कि वह अब प्रिंस नहीं बन सकता था और न ही राज्य को प्राप्त कर सकता था। और 6 प्रिंसेस की शादी होकर वह भी पड़ोसी राज्य में चली गई थी। इसके बाद में सबकी उम्मीदों के लिए एक ही बचता है, और वो है 5th प्रिंस एलियास। और उसके बारे में लोगों ने सोचा कि वह उनकी महान योजनाओं का हिस्सा बन सकता है। मेड कहती रहती है कि तो क्या प्रिंस एलियास क्राउन प्रिंस बनने जा रहे हैं? और क्या आप जानते हैं कि यह पहली बार है जब हिज मैजेस्टी और प्रिंस एलियास साथ बैठकर भोजन करेंगे? और रेड हेयर मैन आश्चर्य से कहती है कि क्या सच में? और येलो हेयर मैन कहती रहती है कि यह तो जाहिर सी बात है कि प्रिंस एलियास जिस क्रिस्टल पैलेस में ठहरेंगे वह बहुत ही ज्यादा अद्भुत होगा। और दूसरी मेड कहती है कि मुझे लगता है कि वे वहाँ पर भी अधिक से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले हैं। हाँ, आपने ठीक कहा, मुझे यह भी लगता है कि पैलेस से भर्ती करने के लिए भी लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरी एक टीम को नए प्रकार से ही नहीं चुना जा सकता है। मैंने सुना है कि वहाँ की मेन हेड मेड इसकी उत्तरदायी है, उसने इसको चुनने का जिम्मा लिया है। दूसरी मेड कहती है कि ओ, तब तो शायद हमें भी वहाँ पर जाने का मौका मिल सकता है, हम भी क्रिस्टल पैलेस में जा सकते हैं। यह सुनकर ब्राउन हेयर मेड कहती है कि ओ, काश मैं भी वहाँ पर जा पाती। प्रिंस एलियास बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। रेड हेयर मेड कहती है कि क्या क्या आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है? क्या आपने इस बारे में सुना नहीं है कि वह कितना डरावना है? और मेड कहती है कि तो क्या हुआ, वह खूबसूरत तो है ना? और यह सुनकर बाकी की मेड कहती रहती है कि नहीं, वहाँ पर मैं जाऊंगी। और तुम जाकर क्या करोगी? नहीं, वहाँ पर मैं जाऊंगी नहीं, मुझे चुना जाएगा। वह उस पर बातें करती ही रहती है कि अचानक से उनके पीछे से कोई नाइफ लेकर आता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह उसे चोट पहुंचाने वाला हो। वह और कोई नहीं बल्कि मारिया थी, जो कि सभी के लिए जैसे इनविजिबल थी, और वो नाइफ को देते हुए कहती है कि इससे मेरा काम खत्म हो गया है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर देने के लिए वापस आई हूँ।
यह सुनकर सभी की सभी में डर जाती है और पीछे घूमते हुए घबराते हुए कहती है कि वह कौन है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। हाँ हाँ, मैं भी नहीं जानती, रुको, क्या तुमने इस बारे में पहले नहीं कहा था कि वहाँ पर चाकू लेकर आने हैं? और दूसरी मेड कहती है कि लेकिन मैंने तो मीना से ऐसा करने के लिए कहा था। क्या कहा आपने? आपने मुझसे कब कहा? तो फिर वह लड़की कौन है जो इन्हें लेकर आई है? मैं तो उसे जानती भी नहीं और वह कितनी डरावनी लग रही है। क्या क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही वह सेफियर पैलेस का गोस्ट है, भूत है, जो कि हमारे पास आया है और कह रहा है कि क्या ये चक्कू तुम्हारा है, इसे ले लो। यह सुनकर वह सभी की सभी वहां से डरते हुए भाग जाती है और मारिया कहती रहती है कि लेकिन वही लोग तो थे जिन्होंने मुझे इसे लाने को कहा था और मैंने इसे अच्छे से साफ भी कर दिया है, तो फिर आखिर वह ऐसा क्यों कह रही है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वहाँ पर बाकी के बर्तन गिरे हुए होते हैं, उन्हें देखकर वह सोचती रहती है कि अब आखिर इन्हें कौन साफ करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इनमें से कोई भी टूटा तो नहीं है, इसे करना अब और भी आसान रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। जल्द ही हेडमेट भी वहाँ पर आ जाती है और वो मारिया को अकेले काम करते हुए देखकर कहती है कि आखिर बाकी के लोग कहाँ चले गए। और मारिया गिल्टी फील करते हुए कहती है कि ओह, मुझे लगता है कि वह सभी मेरी वजह से यहाँ से भाग गए हैं। हेडमेट उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। ओ, ये है तुम हो मारिया, है ना? मैं बाकी की मेट्स को ढूंढने के लिए आई हूँ, जब तक आप दावत के लिए मैच लगाने का काम पूरा लोग नहीं कर लेती। और मारिया कहती है कि ठीक है, इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आज आप सेवा में भी मदद करें। और हेडमेड मारिया को एक जगह को दिखाते हुए कहती है कि इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप वास्तव में मेज के पास ही खड़ी रहें, वहाँ पर उस जगह पर। और उस जगह को देखकर मारिया सोचती रहती है कि क्या सच में टेबल के इतना करीब? यहाँ का काम पूरा होने ही वाला था। हेडमेड कहती है कि खैर, आज के लिए आपका यही काम है और जल्द ही वहाँ पर बाकी की नौकरानियाँ भी आती रहती है, क्योंकि यदि वह नहीं आई तो उन्हें इसके लिए डांट पड़ सकती है। मारिया सोचती रहती है कि उन्होंने कहा प्रिंस एलियास, मैंने उन्हें एक बार दूर से ही देखा है और मुझे लगता है कि आज मैं उन्हें करीब से देखूंगी। मैं नहीं जानती कि आखिर वह कैसे व्यक्ति हैं, क्योंकि जैसा कि लोगों ने कहा है, क्या वह सचमुच इतने ज्यादा डरावने हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानती। मैं तो बस आशा करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे और यह अच्छे से बीत जाए। जल्द ही वहाँ पर पूरी तैयारियां कंप्लीट हो जाती है और अनाउंस किया जाता है कि अब प्रवेश करने जा रहे हैं फिफ्थ प्रिंस। प्रिंस एलियास, सभी तैयार हो जाइए। और प्रिंस एलियास आकर अपनी सीट पर भोजन के लिए बैठ जाते हैं। प्रिंस एलियास अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और बटलर कहता रहता है कि हिज मैजेस्टी बस आते ही होंगे, वह रास्ते में होंगे। और प्रिंस एलियास कहते हैं कि तो वह कभी भी अपनी देर से आने वाली आदत को नहीं सुधारने वाले हैं, है ना? उसको इस तरह से देखकर मारिया सोचती रहती है कि मुझे तो लगता है कि वास्तव में उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि एम्परर ने अब तक 4 शादियां कर ली है और उसके बाद डाइवोर्स भी ले लिया है। और उसने अपने सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने को मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि खून भी बहा दिया। इसीलिए आखिर में उन्होंने उसे क्राउन प्रिंस के लिए चुना। लेकिन अफवाह यह भी है कि वह एलियास को ज्यादा पसंद नहीं करते और एलियास भी अपने पिता को ज्यादा पसंद नहीं करता। वह दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। मारिया सोचती रहती है कि भला कौन सा बेटा ऐसा अपने पिता के साथ करना चाहेगा, और अचानक से उसे खाली गिलास दिखाई देता है और सभी को इस तरह से स्टेचू की तरह देखकर सोचती रहती है कि आखिर कोई भी प्रिंस के खाली कप को क्यों नहीं भर रहा है। और यदि ऐसा है और वह सभी डरे हुए हैं तो मुझे ही इसे करना होगा। यह सोचते हुए मारिया उसके गिलास को भरती रहती है और यही देखकर प्रिंस सरप्राइज हो जाते हैं और वो सोचती है कि क्या सच में वह मुझे देखकर सरप्राइज हो गया। मारिया पीछे हट जाती है और प्रिंस एलियास को इस तरह से चौंका हुआ देखकर सोचती रहती है कि तो इसका मतलब यह है कि प्रिंस एलियास भी सेफियर पैलेस के भूत को देखकर हल्का सा घबरा गए हैं। जल्द ही हिज मैजेस्टी भी आ जाते हैं और अनाउंस किया जाता है कि हिज मैजेस्टी एम्परर प्रवेश कर रहे हैं। और हिज मैजेस्टी एलियास को देखकर कहते हैं कि तो क्या आप पहले से ही यहाँ पर ही हैं? और एलियास अपने ग्लास को ऊपर करते हुए कहता है कि हेलो फादर, आप आ ही गए। उन्हें देखकर मारिया सोचती रहती है कि तो इसका मतलब यह है एम्परर शुल्डलिंग एम्पायर के एम्परर एल्फेन वॉन लंकेलबर्ग। वह अपना भोजन करते रहते हैं और प्रिंस एलियास कहते हैं कि पिताजी, मैंने इस बारे में सुना है कि आपने ग्रैंड ड्यूक डिट्रिच को भी इसमें आमंत्रित किया है। और एम्बर कहते हैं कि हाँ, मैंने सोचा कि आपके राज्याभिषेक समारोह में उनका आना अच्छा रहेगा। प्रिंस एलियास स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या आप जानते नहीं हैं कि उत्तर के नायक के लिए उत्तर में ही रहना बेहतर होगा।
हिज मैजेस्टी अल्फ्रेड वॉन कहते हैं कि वह अभी भी तुम्हारे चाचा हैं, आप इस बात को नहीं भूल सकते हैं, है ना? और प्रिंस एलियास कहते हैं कि हाँ हाँ, वह भले ही मेरे चाचा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उनसे मुलाकात नहीं की और न ही मैंने कभी उन्हें देखा है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। भोजन करने के बाद में वह चले जाते हैं और सभी मेड सफाई करती रहती हैं और मारिया सोचती रहती है कि सच में वह बहुत ही ज्यादा दम घुटा देने वाला भोजन था। और सच कहूँ तो जिस समय उन्होंने अपने पिता को नमस्ते कहा, उस समय वह बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। उस समय उन्हें अपने हाथ में चाकू नहीं बल्कि तलवार पकड़नी चाहिए थी, लेकिन क्या प्रिंस ने मुझे पहचाना नहीं? लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैं इस बारे में गलत थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वह बाकी सबसे अलग हो सकता है। और दूसरी ओर रेड हेयर मेड कहती रहती है कि ओ लेकिन यह ग्रैंड ड्यूक डिट्रेज कौन है? क्योंकि यदि वह क्राउन प्रिंस के अंकल है तो क्या वह एम्परर के छोटे भाई नहीं हुए? और ब्राउन हेयर मेड कहती है कि हाँ ऐसा ही होगा। और रेड हेयर मेड कहती है कि शायद इस बारे में आप भी नहीं जानती। जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना है, वह वहाँ पर 5 साल पहले गई थी। जंगली जनजातियाँ हमेशा उस क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं और हर जगह पर खूंखार जंगल दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। और इसीलिए यह एक समस्याग्रस्त स्थान था, लेकिन ग्रैंड ड्यूक के शासन में आने के बाद में यह शांतिपूर्ण हो गया है। ओ हाँ, आपने सही कहा। इसीलिए समझ में आ सकता है कि आखिर उन्हें एम्पायर का नायक क्यों कहा जाता है। और रेड हेयर मेड यह सब सुनते हुए कहती है कि लेकिन क्राउन प्रिंस उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और ब्राउन हेयर मेड कहती है कि चूंकि वह एम्परर का सगा भाई है और इससे भी अधिक वह दिव्या अंगद एम्परर का पुत्र बन जाता है। मारिया जो कि पूरे समय में उन मेड्स की बातों को सुनती रहती है, वह सोचती है कि आप सभी सही कह रही हैं। तो क्या ग्रैंड ड्यूक बनने से पहले वह भी एक प्रिंस रहे होंगे? क्योंकि दिव्या अंगद एम्परर का वास्तविक वंश, इसका मतलब यह था कि ग्रैंड ड्यूक डिट्रेज भी ताज की दौड़ में है। वह भी एम्परर बन सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं और इसके लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन यदि इसे इस प्रकार से सोचा जाए, एक क्राउन प्रिंस जिसके संबंध एम्परर से अच्छे नहीं है, एक एम्परर बनने जा रहा है, और दूसरी ओर ग्रैंड ड्यूक है जो कि इस एम्पायर के हीरो माने जाते हैं। और इसे देखते हुए तो यह बात आसानी से साफ साफ पता चलती है कि आखिर इसमें एम्परर किसका पक्ष लेंगे, और इससे वह अंततः एक नई लड़ाई को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल बालू वाली मेड कहती है कि क्या इसका मतलब यह है कि हिज मैजेस्टी ग्रैंड ड्यूक को क्राउन प्रिंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं? और दूसरी मेड कहती है कि सावधान रहिए, आप क्या कह रही हैं? और अचानक से हेड मेड आ जाती है और कहती है कि तुम सभी क्या बकवास कर रही हो, बस खड़ी ही मत रहो और आगे बढ़ो और अपने काम को खत्म करो। मारिया सोचती ही रहती है कि ग्रैंड ड्यूक डिट्रेज उन्हें तो मैं भी नहीं जानती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आखिर वह कौन हो सकते हैं। और दूसरी ओर हेडमेड के कहने पर सभी मेड जल्दी जल्दी काम करने लगती हैं और मारिया सोचती रहती है कि मेरे दिमाग में केवल भयंकर छवियां ही उभर कर आ रही हैं, एक डरावने आदिवासी के रूप में या फिर एक डरावने से मॉन्स्टर के रूप में। मुझे यकीन है कि वह ऐसा ही कुछ होगा। मारिया सोचती रहती है कि यह कितना मजेदार होगा कि मैं उस महान नायक को भी झिझकने पर मजबूर कर दूं। और मारिया का ब्रेक जल्दी ही खत्म होने वाला था, इसीलिए वह सोचती है कि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी ही जाना चाहिए। मारिया जल्दी से जाती ही रहती है कि अचानक से प्रिंस एलियास उसके सामने आ जाते हैं और वो सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि प्रिंस एलियास, मैंने तो सोचा था कि वह वापस से पैलेस की ओर लौट चुके होंगे। वह उनसे टकराते हुए गिरने लगती है और सोचती रहती है कि मुझे लगता है कि मैं शर्म से ही मर जाऊंगी। और उसे गिरता हुआ देखकर प्रिंस एलियास उसे गिरने से बचा लेते हैं और पकड़ लेते हैं। उसे इतने करीब से देखने पर मारिया का चेहरा लाल हो जाता है और वह जल्दी से उनसे दूर होती है। और उसे देखकर प्रिंस एलियास कहते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम्हें देखकर चलना चाहिए। और मारिया जल्दी जल्दी बाव करते हुए कहती है कि मुझे इसके लिए माफ कर दो, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। मारिया को इस तरह से जाते हुए देखकर प्रिंस एलियास उसे देखकर सोचते रहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि मैंने पहले कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक मिनट रुको, मैंने पहले कभी उसे पैलेस में भी नहीं देखा है, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह एक असैसिन है? लेकिन एक मिनट रुको, आखिर मैं फिर से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इस बात को गुजरे 1 महीना हो जाता है और मारिया अपना काम खत्म करने के बाद में आराम करते हुए कहती है कि आखिरकार अंततः वह दिन आ ही गया जब ग्रैंड ड्यूक डिट्रेज यहाँ पर आने वाले हैं।
मारिया सोचती रहती है कि वह आने वाली थी, इसके लिए बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी और पिछले महीने तैयारी करते करते लगभग मुझे तो लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगी। लेकिन आज रात पार्टी भी है, इसीलिए मैं और भी ज्यादा व्यस्त रहने वाली हूँ। इसीलिए अच्छा होगा कि मेरे पास जो समय है मुझे उसमें आराम कर लेना चाहिए। मारिया अपने खाने के सामान को निकालती है और सोचती रहती है कि अच्छा हुआ मैंने इन्हें चुरा लिया। यह अच्छा है कि सभी मुझे भूत समझते हैं, तो इसका भी मेरे लिए एक अपना ही फायदा है। मारिया बड़ी ही आराम से भोजन करती रहती है और सोचती रहती है कि मुझे इंपीरियल पैलेस बहुत ही ज्यादा पसंद है, खाना अच्छा है, मेरे जैसे आधुनिक व्यक्ति के लिए यह एकदम सही जगह है। मारिया बड़ी ही आराम से अपनी ब्रेड खाती ही रहती है कि अचानक से विंडो खुलती है और विंडो के खुलने की आवाज सुनकर वह शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या सच में मैं अकेले खाना भी नहीं खा सकती। वहाँ पर और कोई नहीं, प्रिंस एलियास होते हैं और वो कहते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, मैंने उन सभी हथियारों को भेज दिया है और फिर भी वह वहाँ पर पैलेस तक पहुँचने में कामयाब हो गए। यह सुनकर मारिया सरप्राइज हो जाती है और सोचती है एक मिनट रुको, यह आवाज प्रिंस एलियास। और ग्रीन जैकेट व्यक्ति कहता रहता है कि कोई तो खास वजह जरूर होगी कि एम्परर ने उन्हें यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि यह इतना आसान नहीं होगा। प्रिंस एलियास कहते हैं कि हाँ हाँ आपने ठीक कहा, वह नॉर्थ का हीरो है ना। उनकी बातों को सुनकर मारिया सोचती रहती है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं कीलों के बिस्तर पर बैठी हुई हूँ और सच में यदि मैं पकड़ी गई तो आखिर मेरे साथ क्या होगा। अगर वह इस प्रकार से कहे तो तुम हमारी बातों को इतनी देर से सुन रही थी, तुम्हें हमें डांटना पड़ेगा। और इस बारे में सोचकर ही मारिया का चेहरा लाल हो जाता है और वो सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे इस तरह से अपनी तलवार निकालकर डरावने तरीके से जरूर कहेगा, आपने हमारी बातें सुनी, आपको इसकी सजा मिलेगी और सच में यह मेरे लिए ज्यादा पसंदीदा होगा। ग्रीन जैकेट व्यक्ति कहता रहता है कि हिज मैजेस्टी ने आपको खिड़कियां बंद रखने के लिए कहा है और प्रिंस एलियस कहते हैं कि कोई बात नहीं, आखिर इस प्रकार के जर्जर करते हुए पैलेस में आखिर कौन आना चाहेगा। खैर अब मेरे पिता मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यही कारण है कि वह अपने उस भाई को वापस लेकर आए हैं जिन्हें उन्होंने बहुत पहले ही भगा दिया था। और यह सब सुनकर मारिया सोचती रहती है कि हेलो, मैं भी सब कुछ सुन रही हूँ। ग्रीन जैकेट व्यक्ति इस बारे में चिंतित होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हिज मैजेस्टी इसके लिए इतनी दूर तक जा सकते हैं और ग्रैंड ड्यूक को इस तरह से इसमें शामिल कर सकते हैं। और एलियस कहता रहता है कि खैर जिस लेडी को उसने घृणा से बाहर निकाल दिया था उसका पुत्र सिंहासन पर बैठने वाला है, वह आखिर क्यों करना चाहेगा, वह कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। एलियास को अभी भी अपनी माँ की वह दुखद यादें याद है, वह सोचता रहता है कि मैं भी वैसा ही हूँ जैसे कि वो है और इसीलिए मैं ऐसे पिता का सामना करने का कोई भी इरादा नहीं रखता हूँ और न ही उसे इस तरह से देखता हूँ। और जिस समय वह मुझसे नफरत करते थे और वैसे ही सोचते थे और देखते थे और अभी भी वह वैसा ही करते हैं। इसीलिए पिताजी आपको मेरी तरफ इस तरह से देखने का अब कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस बार चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा कि आप चाहते हैं। यह सब सुनकर मारिया सोचती रहती है कि मैं सचमुच नहीं सोच सकती कि मैंने क्या सुना है और जो कुछ भी हुआ है मुझे जल्दी से भागना चाहिए। लेकिन यह तो अच्छी बात है कि मैं एक भूत की तरह हूँ, तो मैं उनकी नजरों में बिना आए ही यहाँ से भाग जाऊंगी। दूसरी ओर प्रिंस एलियास कहते रहते हैं कि लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए फादर मुझे क्राउन प्रिंस बनने से नहीं रोक सकते हैं। और ग्रीन जैकेट व्यक्ति कहता है कि लेकिन आप ग्रैंड ड्यूक के बारे में क्या करने की सोच रहे हैं। और योहानेस कहते रहते हैं कि आखिरकार वह मेरे अंकल हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उन्हें नमस्ते तो कहना ही चाहिए। कि अचानक से उसे सामने से कुछ जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह अच्छे से उसे नहीं देख पाते हैं। वह जल्दी से खिड़की को खोलते हैं और इधर उधर देखते हुए सोचते रहते हैं कि क्या सच में मैं एक नौकरानी को जानवर की तरह रेंगते हुए देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं पागल होता जा रहा हूँ। और उसे इस तरह से देखकर ग्रीन जैकेट व्यक्ति कहता रहता है कि योहानेस सब ठीक तो है ना। प्रिंस एलियास कहते हैं कि खैर मैं चाहता हूँ कि आज रात उसके कमरे में एक और हत्यारे को भेजिए। और ग्रीन जैकेट व्यक्ति सोचता रहता है कि सच में वह वापस से असफल हो जाएगा और वो कहता है कि इसके बाद क्या, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे योहानेस। और प्रिंस एलियास स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या आप इस बारे में उत्सुक नहीं है कि वह इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे। हमें यह जानना होगा कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। यदि वह मानता है कि मैं एक मूर्ख और बेवकूफ व्यक्ति हूँ तो उसे ऐसा ही समझने दीजिए। और ग्रीन जैकेट व्यक्ति कहता है कि ठीक है। दूसरी ओर मारिया सोचती रहती है कि क्या कहा उन्होंने, आज
आज रात को वह उसके कमरे में असैसिन को भेजेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में मैंने इसके बारे में सही ही सुना है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? लेकिन एक मिनट रुको। ओ नहीं, आखिर यह क्या हो गया? मुझे कुछ भी नहीं सुनना चाहिए था और मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मुझे जल्दी से ही यहाँ से निकलना होगा और भागना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। मारिया बहुत ही ज्यादा थक जाती है क्योंकि वह वहाँ से भागते हुए आई थी। वह कहती है कि मैं मुश्किल से ही बच पाई हूँ, वहाँ फिर से कभी नहीं जाऊंगी। अचानक से उसे भीड़ दिखाई देती है और उसे देखकर वह सोचती है कि ओ, तो इसका मतलब यह है कि ग्रैंड ड्यूक डेट्रिक यहाँ पर आ ही गए। मारिया भीड़ के पास जाती है और उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और सोचती रहती है कि इसका मतलब अवश्य ही वही ग्रैंड ड्यूक होगा। उसके कपड़ों के पहनावे को देखकर तो ऐसा ही लगता है। वह सोचती रहती है कि एक मिनट ठहरो, वह सख्त और उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जिस प्रकार की मैंने उसकी कल्पना की थी। और उसे देखकर लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जैसा कि मैंने सोचा था उससे बिल्कुल ही विपरीत है। मारिया चिंतित होती हुई कहती रहती है कि तो क्या यह वही व्यक्ति है जिसके पीछे प्रिंस एलियास ने हत्यारा भेजा था? उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह एक ऐसा रईस है जिसने कभी भी कोई मुश्किल नहीं झेली हो। क्या वह इससे बच पाएगा? मारिया प्रिंस एलियास के बारे में सोचती है। उसने सोचा था कि वह एक अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपने सिर को हिलाते हुए कहती रहती है कि तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, इसीलिए इन सब में मत पड़ो। वह सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और मारिया भी वहाँ से जाने ही वाली होती है कि अचानक से उसकी नजर एक रुमाल पर जाती है और उसे देखकर वह कहती है कि आखिर यह क्या है, एक रुमाल? मारिया उस रुमाल को उठाकर देखती रहती है और कहती है कि चूंकि इस रुमाल पर सोने की कढ़ाई हो रखी है, इसीलिए यह विशेष होगा और शायद ही यह किसी नोबल का होगा। मुझे इसे जल्दी ही यहाँ से लेकर जाना होगा और उन्हें लौटाना होगा। मारिया वहाँ से जाने ही वाली होती है कि अचानक से उसके पीछे ग्रैंड ड्यूक आ जाते हैं और वो स्माइल करते हुए कहती है कि यह मेरा है। और उसे देखकर मारिया सरप्राइज हो जाती है। मारिया सरप्राइज होते हुए सोचती रहती है कि एक मिनट रुको, क्या सच में उसने अभी अभी मुझसे बात की? और वो उस रुमाल को उन्हें देते हुए कहती है कि प्लीज प्लीज इसे ले लीजिए, यह मुझे नीचे गिरा हुआ मिला है। और उस रुमाल को लेते हुए ग्रैंड ड्यूक स्माइल करते हुए कहते हैं कि ओ, इसके लिए आपका शुक्रिया। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? यह सुनकर मारिया सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि क्या कहा, नाम? अचानक से वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है और वो ग्रैंड ड्यूक को बुलाता रहता है। यह देखकर ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि मुझे इसके लिए माफ करना, मुझे जाना होगा, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं इसका बदला आपको जरूर चुकाऊंगा। मारिया यह जानकर सरप्राइज थी कि आखिर वह उसका नाम जानना क्यों चाहता है और वो कहती है कि मेरा नाम मारिया मेयर है, योर हाइनेस, और मैं सेफियर पैलेस में काम करती हूँ, वहाँ की एक मेड हूँ। ग्रैंड ड्यूक वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि ठीक है मारिया, अब मैं चलता हूँ, मैं बाद में आपको ढूंढकर आपसे मिल लूंगा, अब मुझे जाना चाहिए। और मारिया खड़ी रहकर बड़बड़ाती हुई कहती रहती है कि कोई भी कभी भी मेरी तरह की एक मेड के प्रति इतना दयालु नहीं रहा है। और मारिया को अचानक से याद आता है कि उसे काफी देर हो गई है और वो जल्दी से भागते हुए कहती रहती है कि चलो मारिया, तुम्हें अब काम पे लग जाना चाहिए और इस तरह से अपनी उम्मीदों को नहीं बढ़ाना चाहिए। हिज ग्रेस को मारिया का नाम सुनकर अचानक से ही किसी की याद आती है। वह बहुत ही पुरानी याद थी, एक छोटी सी बच्ची उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है कि आखिर आप कहाँ पर थे? मैंने आपको सब जगह पर ढूंढ लिया। क्या आप जानते हैं? यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और बैंक्वेट शुरू हो जाता है और सभी बातें करते रहते हैं कि ग्रैंड ड्यूक के आगमन के बाद पैलेस में आने के बाद में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। वह उत्तर के नायक हैं, युवा ग्रैंड ड्यूक। उन्हें देखकर मेड्स बातें करती रहती है कि उनकी सुंदरता और दयालु व्यक्तित्व को तो देखो, वह बहुत ही अच्छे हैं। यह कहना उनके बारे में सही होगा कि वह रॉयल फैमिली में सबसे अच्छे हस्बैंड है। मेड्स को उसके बारे में बातें करते हुए देखकर मारिया भी सोचती रहती है कि आजकल इन दिनों हर कोई ग्रैंड ड्यूक के बारे में ही बात कर रहा है। और ब्राउन हेयर मेड कहती रहती है कि ओ, प्रिंस एलियस भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वह भी ग्रैंड ड्यूक जितने ही दयालु है। उनकी बातों को सुनकर मारिया उन दोनों के बारे में ही सोचती रहती है और विचार करती है कि प्रिंस एलियस कहीं ज्यादा सुंदर है, लेकिन व्यक्तित्व के हिसाब से देखे तो ग्रैंड ड्यूक अच्छे हैं। वह इस बारे में सोचती ही रहती है कि अचानक से एक मेड आती है और उन सभी से कहती है कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी, क्या आप सभी मेड के बीच में किसी का नाम मारिया है?
वहाँ पर कई मेट्स होती हैं और एक कहती है कि क्या कहा आपने मारिया, यहाँ पर 2-3 मारिया हैं, आखिर आप किसके बारे में बात कर रही हैं? और येलो हेयर मेड कहती है कि ओह हाँ मारिया मेयर, मैं मारिया मेयर के बारे में पूछ रही हूँ। यह सुनकर मारिया आश्चर्य से सोचती है कि आखिर वह मेरे बारे में क्यों पूछ रही है, और मेड्स कहती रहती है कि फिर भी आप मारिया को क्यों ढूंढ रही है। और येलो हेयर मेड कहती है कि ग्रैंड ड्यूक ने मुझसे कहा है कि मैं उसे ढूंढकर उनके पास लेकर जाऊं। ग्रैंड ड्यूक डीट्रिक ने कहा था कि वह उससे मिलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर भेजा है। और जाहिर है कि वह सेफियर पैलेस में काम करती है, उन्होंने यह भी उसके बारे में बताया है। यह सुनकर सभी मेयर कहती रहती है कि क्या कहा आपने मारिया मेयर, हमने उसके बारे में नहीं सुना है, हम उसके बारे में नहीं जानते। और मारिया अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहती है कि कहिए मैं हूँ मारिया मेयर। यह सुनकर सभी मेड सरप्राइज हो जाती है और येलो हेयर मेड आश्चर्य से कहती है कि क्या कहा आप है वह। उसे देखकर वह सोचती रहती है कि आखिर वह कौन है, मैं तो उसे जानती भी नहीं, क्या वह यहाँ पर नई आई है। यह जानकर मारिया सोचती रहती है कि खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी मुझे नहीं जानता है। और येलो हेयर लेडी उसे हाथ पकड़ते हुए ले जाते हुए कहती है कि बहुत बढ़िया, अभी मेरे साथ आइए। और मारिया सोचती रहती है कि क्या कहा उसने, अभी इसी वक्त। मारिया जाते जाते सोचती रहती है कि मैंने सोचा था कि वह इसे तुरंत ही भूल जाएगा, लेकिन उसे अच्छी तरह से मेरा नाम याद है। और वह जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मेड दरवाजा खटखटाते हुए कहती है कि हम आ गए योग्रेस। वह दोनों अंदर आ जाती है और येलो हेयर लेडी कहती है कि योग्रेस मैं उसे लेकर आ गई हूँ, लेकिन वह उसका नाम भूल जाती है और उसके कान में फुसफुसाती हुई कहती है कि सॉरी, माफ करना, मैं आपका नाम भूल गई, क्या है आपका नाम। योग्रेस स्माइल करते हुए कहते हैं कि मिस मारिया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था और इसके लिए आपका धन्यवाद मिस मीना। और मिस मारिया, अब मैं आपका कर्ज चुका सकता हूँ। और मीना कहती है कि इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है योग्रेस। ग्रैंड ड्यूक मीना से कहते हैं कि अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप हमारे लिए चाय और कुकीज तैयार कर सकती हैं। मीना खुश होते हुए कहती है कि जरूर, यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर मारिया सोचती रहती है कि कोई व्यक्ति काम को लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है। और हिस ग्रेस कहते हैं कि मिस मारिया, आप यहाँ मेरे साथ आइए। मीना वहाँ से चली जाती है और ग्रैंड ड्यूक डीट्रिक मारिया का हाथ पकड़ते हुए उसे चेयर की ओर लाते हैं और उसे जेंटली बिठा देते हैं। यह सब देखकर मारिया को अजीब सा महसूस होता है और वो सोचती है कि आखिर यह अभी अभी क्या हुआ। ग्रैंड ड्यूक सीट पे बैठते हुए कहते हैं कि आप कैसी हैं, आप अच्छी तो है ना। और यह सुनकर मारिया सोचती रहती है कि हमें मिले हुए केवल 3 दिन ही तो हुए हैं। और वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे ढूंढ रहे होंगे योग्रेस। ग्रैंड ड्यूक कहते रहते हैं कि खैर मैंने इसका आपसे वादा किया था है ना, और एक बार इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल यह मेरी ग्रैंड मदर का हैंकरचीफ है जो कि उन्होंने मुझे दिया था और अब वह इस दुनिया में नहीं है। और मारिया आश्चर्य से कहती है कि क्या आपकी ग्रैंड मदर का। और योग्रेस कहते रहते हैं कि हाँ यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, वह वही थी जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और जब मैं बड़ा होने लगा तो वह बीमार रहने लगी और इधर पूर्वी पैलेस में ही रहने लगी। यह सब सुनकर मारिया आश्चर्य से सोचती रहती है कि लेकिन आखिर वह यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं। ग्रैंड ड्यूक डीट्रिक कहते रहते हैं कि और जब भी मैं पैलेस में वापस लौटता हूँ तो एम्परर मुझ पर बहुत ही ज्यादा प्यार बरसाते हैं। और मारिया सोचती रहती है कि आखिर उसका क्या चक्कर है, क्या उस व्यक्ति को बस एक मूर्ति की तरह ही खड़ा रहना चाहिए। ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि और क्या आप इस बारे में जानती हैं, बेलियर क्षेत्र सबसे ज्यादा अपने सेबों के कारण प्रसिद्ध है और इसके द्वारा सेब की पाई बनाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। और मारिया यह सब सुनकर सोचती रहती है कि ग्रैंड ड्यूक डीट्रिक ने अपने बचपन के बारे में काफी सारी बातें की हैं। उसने मुझे अपने बहुत ही करीबी दोस्त के बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने मुझसे उम्मीद नहीं की कि मैं कुछ भी इस बारे में कहूँ। और उस समय वह मुझे इस प्रकार से देख रहे थे जैसे कि वह मुझसे कुछ कहना चाहते हो। और सच कहूँ तो अभी भी यह मेरे लिए असुविधाजनक है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है क्योंकि काफी समय हो गया है मुझे इस तरह से किसी से बात करे हुए। लोग डीट्रिक कहते रहते हैं कि मैंने अपने बारे में बहुत कुछ कहा है, आप मुझे अपने बारे में क्या कुछ भी नहीं कहेंगी। यह सुनकर मारिया सरप्राइज हो जाती है और सोचती रहती है कि आखिर उन्होंने मुझसे अचानक ही ऐसा क्यों पूछ लिया।
लेकिन शायद मुझे लगता है कि यह मैं ही हूँ जिसे कि इस तरह से अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वह पूरे समय में मेरे बारे में ही जानना चाहता हो, इसीलिए वह मुझे ही देख रहा हो। लेकिन ओ माय गॉड, मैं यहाँ पर ऐसे क्या कर रही हूँ? एक क्षण रुको, वह और प्रिंस एलियास सत्ता में संघर्ष के बीच हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मुझसे इस प्रकार इसीलिए बात कर रही हैं क्योंकि वह किसी बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती हो? वह सोचती रहती है कि मैं सिर्फ काम ही अच्छा कर पाती हूँ और सबसे छुप पाती हूँ। बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि वह सोचते हैं। और यदि वह मुझसे कुछ पूछे तो मैं उसको कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया तो वह मुझे समुद्री जीवने की तरह खा जाएगा। मारिया कहती है कि मैंने अपने बारे में पहले कभी किसी से बात नहीं की और ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि तो फिर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप किस तरह का भोजन पसंद करती हैं? और मारिया कहती है कि ओ भोजन, मैं स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करती हूँ। मारिया सोचती रहती है कि मुझे वैसे तो किमची स्टू पसंद है लेकिन मैं उसे यह नहीं कह सकती। और ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि तो फिर आपके पास ऐसा भोजन अवश्य होगा जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होंगी, है ना? और मारिया आश्चर्य से कहती है कि ओ हाँ बिल्कुल। यह सुनकर ग्रैंड ड्यूक जोर से हंसने लगते हैं और उसे देखकर मारिया का चेहरा लाल हो जाता है और वो सोचती है कि प्लीज मेरे बारे में इस तरह से मत हंसो, मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। और वह कहते हैं कि मिस मारिया, मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करके इसका ऋण चुकाना चाहता हूँ। वह बातें करते ही रहते हैं कि अचानक से वहाँ पर दरवाजा खोलते हुए कोई अंदर आ जाता है और यह देखकर मारिया सोचती रहती है कि आखिर यह कौन है जो कि अंदर आने से पहले खटखटाया भी नहीं। और उसे देखकर वह सरप्राइज हो जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि प्रिंस एलियास होते हैं और वो अंदर आते हुए कहते हैं कि मैं आपके द्वारा मंगवाए गए जलपान लेकर आया हूँ अंकल। और उसे देखकर मारिया सोचती है कि क्या प्रिंस एलियास यहाँ पर? प्रिंस एलियास को अचानक से वहाँ पर देखकर ग्रैंड ड्यूक का रॉयल नाइट फ्रेंड्स भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाता है। और ग्रैंड ड्यूक बेट्रिक कहते हैं कि सब ठीक है फ्रेंड्स, आप पीछे हट जाइए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। ग्रैंड ड्यूक बेट्रिक स्माइल करते हुए कहते हैं कि हेलो एलियास, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? और प्रिंस एलियास कहते हैं कि मैं आपसे मिलने जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात एक मेड से हुई जिसने कहा कि वह आपके लिए यह सब चीजें लेकर आ रही है। लेकिन कुछ देर पहले कुछ ऐसा हुआ था। प्रिंस एलियास उस मेड से कहते हैं कि इन्हें मुझे दे दो और मेड कहती है कि माफ करना योहानिस, लेकिन और प्रिंस एलियास कहते हैं कि अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ और इन्हें मुझे दे दो। और सच कहानी तो यह है कि उसने उसे उससे चुराया है। ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि लेकिन आखिर क्यों आप इसे स्वयं ही लेकर आए हैं? और स्माइल करते हुए योहानिस कहते हैं कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने इसमें जहर या कुछ और मिलाया होगा? और ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि अच्छा, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक जहर मुझे मार देगा? उन्हें इस तरह की बातें करते हुए देखकर मारिया काम करती रहती है और सोचती रहती है कि सच में मुझे यही फंसना था क्या? क्या बस मैं यहाँ से जा नहीं सकती? और आखिर यह मेरा शरीर वापस से स्वयं ही काम क्यों कर रहा है? प्रिंस एलियास स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे इस प्रकार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह का जवाब देंगे। और ग्रैंड ड्यूक बेट्रिक कहते हैं कि क्या यह सचमुच चतुराईपूर्ण नहीं था? प्रिंस एलियास कहते हैं कि खैर यह एक मजेदार चुटकुला था जो कि मैंने इस साल ही सुना है। यह सुनकर मारिया सोचती रहती है कि क्या सच में यह एक जोक था? आपने इस तरह के जोक कहाँ से सुने हैं? प्रिंस एलियास दूसरी ओर देखते हुए कहते हैं कि और हाँ, मैंने सुना है कि आपके पास कोई गेस्ट आया हुआ है। यह सुनकर मारिया हेलो कहते हुए उनकी ओर बाव करती है और वो समझ जाता है कि इसका मतलब गेस्ट कौन है। उसे देखकर प्रिंस एलियास सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि तुम। और मारिया सोचती रहती है कि तो अंततः प्रिंस एलियास मुझे वापस से देखकर वैसे ही चौंक गए। यह कितना अजीब सा है, मैं सबको डराती रहती हूँ। और ग्रैंड ड्यूक मारिया को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि वह मेरी मेहमान है, उसने मेरे लिए मेरा रुमाल ढूंढ निकाला था। और यह सुनकर मारिया को अजीब सा महसूस होता रहता है क्योंकि वह सिर्फ एक मेड है जो कि ग्रैंड ड्यूक की मेहमान है। उसे देखते हुए ग्रैंड ड्यूक कहते रहते हैं कि ओ मैं समझ गया, आपका हैंकरचीफ। हाँ, वह अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि अगर सब ठीक हो तो क्या मैं आपको साथ में ज्वाइन कर सकता हूँ? यह सुनकर ग्रैंड ड्यूक मारिया की ओर देखते हुए कहते हैं कि मिस मारिया, क्या प्रिंस एलियास हमें ज्वाइन कर सकते हैं? और मारिया सिर हिलाते हुए कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। और प्रिंस एलियास धन्यवाद कहते हुए वहाँ पर बैठ जाते हैं। मारिया को उनके साथ बैठकर अजीब सा ही महसूस हो रहा था और वो सोचती रहती है कि मैं सिर्फ समुद्र
समुद्र में झींगे के समान हूँ, मैं सिर्फ समुद्र में झींगे के समान हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं ऐसी जगह पर कैसे फंस गई, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती। प्रिंस एलियास कहते हैं कि तो आपका नाम मारिया है, और मारिया कहती है कि हाँ योहानेस, और ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि ओ आप इस बारे में नहीं जानते, यह एक महान नाम है। और यह सुनकर प्रिंस एलियास कहते हैं कि लेकिन मुझे तो यह सामान्य नाम लगता है। लेकिन मारिया दोनों की बात को ही नहीं टाल सकती थी, और वो अजीब सा महसूस करते हुए कहती है कि ओ यह सामान्य नाम है लेकिन महान नाम है। और ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि तो क्या यह सच में सामान्य और महान नाम दोनों है, क्या आप यही कहना चाहती हैं। और प्रिंस एलियास को देखकर मारिया सोचती रहती है कि वह चाय पीते हुए भी बिल्कुल सही दिख रहा है, शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह एक दूसरे से संबंधित हैं, वह दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से मेल खाते हैं, और विशेष रूप से उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती हैं। लेकिन यदि मैं एम्बर के बारे में सोचूं तो वह हमेशा ही गुस्से में दिखाई देते हैं, या शायद वह दोनों ही उनके जैसे ही दिखते हैं। ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि आपने कहा था कि आप किसी चीज के बारे में मुझसे बात करने के लिए आए हैं, और प्रिंस एलियास कहते हैं कि हाँ यह सही है, यदि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो तो मैं आपकी तलवार को देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि यह रॉयल फैमिली की विरासत है। मैंने उस तलवार के बारे में सुना है कि वही तलवार ही है जो कि उत्तर में शांति लेकर आई है, इसीलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ। और प्रिंस एलियास कहते हैं कि यह एक महान तलवार है, लेकिन आप केवल तलवार से नॉर्थ के जानवरों से नहीं लड़ सकते हैं। और उनकी बातों को सुनकर मारिया सोचती रहती है कि तो क्या वह यह कह रहे हैं कि यह उनके कौशल के कारण है। वास्तव में वह रॉयल परिवार का एक सदस्य है, इसके बावजूद भी उसके हाथों पर कई सारे निशान हैं। मारिया सोचती रहती है कि जब वह नॉर्थ में डीमन से लड़ता होगा तो उसे काफी सारे घाव और चोटें लगती होंगी, जिसकी वजह से उसके पास इतने सारे निशान हैं। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वह यह दिखा रही हूँ कि यह एक छोटी सी मामूली सी बात है। मुझे इस बात का यकीन है कि यह उनके लिए आसान नहीं रहा होगा, उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत की होगी। लेकिन यदि मैं कहानी के बारे में सोचूं तो उसमें डीमंस का जिक्र कभी भी नहीं किया गया। क्या सच में यह एक कहानी के भीतर की ही दुनिया है, या फिर उससे भी कहीं अधिक। प्रिंस एलियास कहते रहते हैं कि यदि आपको ठीक लगे तो क्या आप मुझे इसे दिखा सकते हैं। और ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि ठीक है, 1 मिनट रुको, और वो तलवार को निकालते रहते हैं। ग्रैंड ड्यूक उसे देखकर स्माइल करते हुए कहते रहते हैं कि सच में यह एक महान तलवार है। और उसे देखकर मारिया सोचती रहती है कि सच में यह बहुत ही अच्छी तलवार है, लेकिन सच कहूँ तो मैं तलवारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, इसीलिए मैं नहीं जानती कि मुझे इसके बारे में क्या कहना चाहिए। प्रिंस एलियास कहते रहते हैं कि क्या उत्तर में इस बात का मैजिक नहीं है। और ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि हाँ यह उन जनजातियों द्वारा आ गया है जो गायब हो चुकी हैं। और यह सब सुनकर मारिया सोचती है कि मुझे लगता है कि प्रिंस एलियास को तलवार बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। प्रिंस एलियास इस बारे में सोचते हुए आश्चर्य से कहते हैं कि क्या नॉर्थ के लोगों द्वारा दिया गया एक उपहार। और प्रिंस एलियास के इस तरह के चेहरे को देखकर मारिया अचानक से चौंक जाती है, और ग्रैंड ड्यूक को अचानक से अपनी ओर देखते हुए मारिया सोचती रहती है कि यह बहुत ही ज्यादा अजीब है, सचमुच बहुत ही ज्यादा अजीब। आखिर वह हमेशा ही कैसे जान लेता है कि आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर वह इस प्रकार से मुझ में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। वह हमेशा मुझे देखते हुए मुस्कुराता रहता है, तो वह सचमुच मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और वह सोचती है कि आखिर मेरे दिमाग में अचानक से ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। प्रिंस एलियास कहते रहते हैं कि क्या इस तलवार के अलावा और कोई तलवार भी है जो कि नॉर्थ के स्टील से बनी हुई है। और अचानक से मारिया की नजर उसकी पीठ पर जाती है और सोचती है कि 1 मिनट रुको, क्या वह उसकी पीठ पर एक बाल का टुकड़ा है। मारिया अपने हाथ को उसकी ओर आगे बढ़ाते हुए सोचती है कि यह सफेद शर्ट है और उस पर यह अजीब सा लग रहा है, मुझे इसे हटाना चाहिए और मुझे इसे बड़ी ही आराम से पकड़ना होगा इससे पहले कि वह इस पर ध्यान दे। मारिया उसे पकड़ ही लेती है कि अचानक से प्रिंस एलियास उसे पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम यह क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर इसका क्या मतलब है। और मारिया कहती रहती है कि मैं तो बस। उसे गुस्से में देखकर मारिया कुछ कह नहीं पाती है और ग्रैंड ड्यूक उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि अभी इसी वक्त उन्हें छोड़ दो। एलियास कहता है कि आखिर यह क्या है अंकल, और डीट्री कहता है कि मैंने कहा एलियास उसके हाथ को छोड़ दो। ग्रैंड ड्यूक कहते रहते हैं कि वह मेरी मेहमान है, आखिर आपकी हिम्मत कैसे
हुए उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की। याद रखिए कि आप एक इंपीरियल फैमिली के सदस्य हैं और यह सब देखकर मारिया सोचती रहती है कि ओ माय गॉड, वह लड़ाई करना शुरू कर रहे हैं। मारिया चिल्लाती हुई कहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना, मुझे आपकी पीठ पर एक बाल दिखा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं तो केवल इससे छुटकारा पाना चाहती थी। और यही देखकर वह दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। ग्रैंड ड्यूक कहते रहते हैं कि तो फिर आपने इस प्रकार का फेस क्यों बनाया था, वह कितना ज्यादा अजीब था, क्या आपको नहीं लगता? और मारिया कहती है कि क्या मेरा चेहरा, उसके बारे में क्या? और ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि अब छोड़ो भी इसे, रहने दो। ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि मुझे दिखाइए मारिया, क्या आप ठीक तो हैं? और मारिया कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि मुझे माफ करना, एलियस बस चौंक गया था, मुझे यकीन है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया होगा। मारिया उसे चिंतित देखकर सोचती रहती है कि आखिर वह प्रिंस के लिए माफी क्यों मांग रहे हैं। और इससे भी बदतर यह पूरी स्थिति अजीब होती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि प्रिंस एलियास गलत हैं और यह मुझे अजीब स्थिति में डाल रहा है। आखिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे घबराहट हो रही है। मारिया ने पहले कभी उसे इस प्रकार से गुस्से में नहीं देखा था और वो चिंतित होते हुए कहती है कि मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए योहानेस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे ऐसा करने के लिए प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। और प्रिंस एलियास कहते हैं कि मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि मैं यह महसूस नहीं कर सकता कि आप मेरे आसपास घूम रही हैं। यह पहली बार है जब मुझे यह एहसास नहीं हो रहा था कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। और यह सुनकर मारिया कहती रहती है कि ओ शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका ध्यान तलवार पर केंद्रित था, ऐसा इसीलिए हो सकता है। यह सुनकर प्रिंस एलियास कहते हैं कि ओ हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। और यह सुनकर मारिया घबराते हुए विचार करती रहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। मारिया सोचती रहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरी बात पर विश्वास करेगा और यदि ऐसा कुछ हो भी जाए जो कि गलत हो तो मुझे विच बताकर मार दिया जाएगा या फिर किसी प्रकार से मुझे यहाँ से हटाने की और मारने की कोशिश की जाएगी। इन सब चीजों के बारे में सोचकर मारिया घबराने लगती है। और दूसरी ओर प्रिंस एलियास सोचते रहते हैं कि हालांकि इससे मैं चौंक गया था, लेकिन मुझे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मैं इस बारे में गलत था। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने उसकी कलाई को कितना कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी कलाई बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही होगी। मुझे पकड़ने पर उसका एहसास हुआ था कि वह कितनी कमजोर और नाजुक थी। मुझे एहसास हो रहा है अब कि वह कितनी ज्यादा पतली या नाजुक थी, जरा सा कसने पर जैसे कि वह टूट जाए। और वह अपने सर को पकड़ते हुए सोचते रहते हैं कि आखिर मैं इस तरह की बातों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, आखिर मुझे क्या हो गया है। मारिया उसकी ओर जाती है और चिंतित होते हुए कहती है कि योहानेस, क्या आप ठीक तो हैं? और उसे देखकर एलियास सोचता रहता है कि आखिर वह मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रही है। प्रिंस एलियास को शाय महसूस होने लगता है और वो उसके चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे इस तरह से मत देखो। और ग्रैंड ड्यूक स्माइल करते हुए कहते हैं कि आखिर वह क्या कर रहे हैं। और फ्रेंड्स कहता है कि मुझे भी नहीं पता योग्रेस, आखिर वह कर क्या रहे हैं। प्रिंस एलियास अपने हाथ को हटा लेते हैं और यही देखकर मारिया सोचती रहती है कि उनके हाथ कितने गर्म थे। सच में उन्हें इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर मुझे लगता है कि प्रिंस एलियास सच में एक अजीब से अनाड़ी है। मुझे अभी भी उनका वह डरावना सा चेहरा याद आ रहा है और अब वह एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कह रहे हैं कि मुझे इस तरह से मत देखो। मुझे तो लगता है कि अफवाहें सिर्फ उनके बारे में कुछ अलग ही प्रकार की हैं, जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। मैं अब इस बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती। प्रिंस एलियास का काम खत्म हो जाता है और अब वह ज्यादा देर यहाँ पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद में नहीं रुकने वाले थे और वो कहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। मारिया आराम से बैठकर अपनी चाय पीती रहती है और सोचती रहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह ऐसा हो जाने पर जल्दी से ही यहाँ से ऐसा कुछ करने के बाद में चला गया और एक सेकंड भी यहाँ पर नहीं रुका। ड्यूक डीट्रिक कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और मारिया कहती है कि क्या अब भी आपको किसी भी काम में मेरी जरूरत है? यदि ऐसा है तो मैं आपकी इसमें मदद जरूर करूंगी। फ्रेंड्स भी वहाँ से डिशेस लेकर चला जाता है और ग्रैंड ड्यूक कहते रहते हैं कि बेशक बहुत कुछ। और उन्हें देखकर मारिया सोचती रहती है कि हम यहाँ पर आखिर अकेले क्यों हैं और वो मेरे बगल में इतना करीब क्यों बैठे हुए हैं। ग्रैंड ड्यूक डीट्रिक कहते हैं कि तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। और यह सुनकर मारिया सोचती रहती है कि अब हमें कुछ तो करना ही होगा। ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि वैसे मेरी पीठ पर तो कहीं कोई बाल चिपका हुआ नहीं है ना। और मारिया कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह सोचती रहती है कि सूर्य की रोशनी में उसके बाल और भी ज्यादा चमकदार होते हैं, यह सचमुच सोने के समान दिखाई देते हैं। और ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि यदि आप बालों को छूना चाहती हैं तो आप इसे छू सकती हैं। और यह सुनकर मारिया घबराते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और
वह पीछे की ओर इतना खिसक जाती है कि उसकी कुर्सी डगमगाने लगती है और वो नीचे फर्श पर गिर जाती है। ग्रैंड ड्यूक जल्दी से उसके पास जाते हुए कहते हैं कि लेडी मारिया, क्या आप ठीक तो हैं? और मारिया सोचती रहती है कि शायद मैं ही अनाड़ी हूँ, ताकि प्रिंस एलियास में इतनी ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मुझे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। यह बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है मेरे लिए। ग्रैंड ड्यूक मारिया का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या आप ठीक तो हैं मारिया? और मारिया उनके हाथ में अपने हाथ को देते हुए कहती है कि हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि यह बड़ी ही अजीब बात है, लेकिन क्या सच में आपको मैं बिल्कुल भी याद नहीं? फिर अगली बार जब हम मिले तो याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मारिया बाहर आ जाती है और सोचती रहती है कि उसने कहा कि वह इसका वादा करता है, लेकिन मैंने उसे बिना सोचे समझे ही इसके बारे में वादा कर दिया। और यदि ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि हम फिर से अगली बार और मिलने वाले हैं। लेकिन यह सब मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम पहले ही मिल चुके हैं? लेकिन यदि यह सच है और वो पहले ही उससे मिल चुका है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह मारिया को जानता है, ना कि मुझे। क्योंकि यदि मैं उसे जानती तो मैं उसके जैसे स्वपारदर्शी व्यक्ति को कभी भी नहीं भूलती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मारिया इस बारे में सोचती ही रहती है कि वहाँ पर प्रिंस एलियास भी खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि आप इतनी गंभीरता से आखिर क्या सोच रही हैं? ये देखकर मारिया सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ओ प्रिंस एलियास, आप यहाँ?